हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। क्लास 12 केमिस्ट्री का नया चैप्टर, फिजिकल केमिस्ट्री का नया चैप्टर जो हमने शुरू किया है, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें पिछले वीडियो में हमने रेट लॉ के एक्सप्रेशन को देखा था और रेट लॉ के एक्सप्रेशन में यूज होने वाला महत्वपूर्ण पैरामीटर रेट कांस्टेंट की बात की थी। अब बच्चों, उसी एक्सप्रेशन में, रेट लॉ एक्सप्रेशन में ही हमें एक और चीज मिली थी जो थी concentration of A to the power alpha into concentration of B to the power beta। और वहां हमने कहा था कि ये अल्फा और बीटा हम एक अलग से वीडियो में समझेंगे, जिस वीडियो में होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जानकारी। तो बच्चों, ये वही वीडियो है जिसमें मैं आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जानकारी दूंगा, यानी कि रेट एक्सप्रेशन, रेट लॉ के एक्सप्रेशन में यूज होने वाले अल्फा और बीटा क्या है, मैं उसकी बात बताऊंगा आपको। अब क्या है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पहले इस बात को समझते हैं। पहले मेरी बात समझिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन देखिए। द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स टू विच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो व्हाटएवर इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स वी आर हैविंग, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स मतलब जो हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर में जो रखे थे वो एक्सपोनेंट्स थे। उन एक्सपोनेंट्स का जो सम होगा उसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, A moles of A are reacting with B moles of B to give a certain product, say P। तो रिएक्शन क्या बोल रही है कि सर A के A मोल्स और B के B मोल्स रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट P फॉर्म करेंगे। अच्छी बात है। फिर हमने कहा यहां पर बात करते, तो रेट लॉ के हिसाब से रेट एक्सप्रेशन क्या आएगा, रेट कांस्टेंट K आएगा इंटू कंसेंट्रेशन टू दी पावर अल्फा आएगा इंटू कंसेंट्रेशन टू दी पावर बीटा आएगा। ये आ रहा है किसका, रेट लॉ के हिसाब से इस रिएक्शन का रेट का एक्सप्रेशन। अब इसमें कंसेंट्रेशन टर्म्स क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट ए एंड स्क्वायर ब्रैकेट बी। इनके एक्सपोनेंट्स क्या है, जिसके पावर को, जिससे ये रेज हुए जिसमें पावर में, वो है अल्फा और बीटा, एक्सपोनेंट टर्म्स हैं। बस उसी अल्फा और बीटा का सम आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ये हो गया ऑर्डर। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन दिस केस विल बी अल्फा प्लस बीटा। बस ये होती है ऑर्डर। तो किसी भी रिएक्शन में जो कंसेंट्रेशन टर्म्स होता है, उनके जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, उन एक्सपोनेंट के सम को हम ऑर्डर बोल देते हैं। अब ये अल्फा और बीटा जो है, ये है तो नंबर ऑफ मोल्स ही, लेकिन एक बैलेंस रिएक्शन में होने वाले, लगने वाले स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कि ये इक्वल हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। मतलब आप समझना, आप एक रिएक्शन मानते हो, जैसे मैं एक बात बताता हूं, एक रिएक्शन में एक जनरल ले लेता हूं जो कि बैलेंस रिएक्शन होगी, जैसे वाटर की रिएक्शन ले लेता हूं, तो क्या होती है, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, और बैलेंसिंग में क्या लिख सकते हैं, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। ये बैलेंस हो गई। अब यहां से हाइड्रोजन के स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कौन है, 2। स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब कितने मोल्स एक बैलेंस रिएक्शन में लग रहे हैं हाइड्रोजन के, जो इस रिएक्शन में वाटर बनाने जा रहे हैं। तो हाइड्रोजन के 2 मोल्स लग रहे हैं, ऑक्सीजन के 1 मोल्स लग रहे हैं। तो ये एक बैलेंस रिएक्शन बताती है कि भैया हाइड्रोजन के 2 मोल्स लग रहे हैं और ऑक्सीजन के 1 मोल लग रहे हैं, तब जाकर पानी बन रहा है। और वो भी कितना बन रहा है, 2 मोल पानी बन रहा है। लेकिन ये तो बैलेंसिंग करने के लिए आ गया। मतलब ये तो रिएक्शन, ऐसे तो मैं रिएक्शन को एक और रूप में लिख सकता हूं, पता है कैसे, सबको पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दूं, तो देखो क्या होगा, 4H2 प्लस 2O2 गिव्स 4H2O। ये भी रिएक्शन बैलेंस हो गई। लेकिन अब ये रिएक्शन क्या कहती है, सर 4 मोल हाइड्रोजन गैस लगती है 2 मोल ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करने पे, ताकि 4 मोल वाटर बन जाए, 4 मोल वाटर बन जाए। मतलब आप बैलेंसिंग तो कैसे भी कर सकते हो, और बैलेंसिंग में
आप रिएक्टेंट के कितने भी मोल्स ले सकते हो, बस जितने भी मोल्स लोगे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन उसी प्रोपोर्शन में होगा, या आपस में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन होगी वो उसी प्रोपोर्शन में होगी जो प्रोपोर्शन डिफाइंड है उस रिएक्शन के लिए। लेकिन बैलेंस रिएक्शन में तो आप कोई से भी मोल्स ले सकते हो। पहले आप 2 मोल लेते थे, मैंने 4 कर दिया, अभी 8 कर सकता हूं, 16 कर सकता हूं, आधा कर सकता हूं, 3/4 कर सकता हूं, मैं कोई से भी मोल ले सकता हूं। वो उस रिएक्शन के बैलेंस कंडीशन पे स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाएंगे। वो उस रिएक्शन की बैलेंस कंडीशन में स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाएंगे। लेकिन रेट जो रिएक्शन का होगा वो तो एक ही रेट होगा ना उस रिएक्शन का। ऑब्वियसली जब कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो चेंज होगा, मैं वो नहीं कह रहा। लेकिन अगर आपको रेट लॉ के एक्सप्रेशन में उन कंसंट्रेशन टर्म की पावर में कुछ लिखना है जो उस रिएक्शन के रेट को बताएगी, तो वो रेट डिफाइंड तो एक पर्टिकुलर मोल से ही होगा ना। वो रेट, ये स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो चेंज हो सकता है, लेकिन वो रेट तो चेंज नहीं होगा ना। जो रिएक्शन का रेट है वो तो चेंज नहीं होगा ना। तो रिएक्शन का जो रेट है वो कंसंट्रेशन टू दी पावर, और वो पावर आएगी जो रेट लॉ को डिफाइन करने में सक्षम होगी। जिससे रेट लॉ को डिफाइन किया जा सकता होगा वो पावर आएगी। एंड दैट पावर कैन बी सेम टू दी स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी कि स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के भी इक्वल हो सकती है, या फिर स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से अलग भी हो सकती है। समझ रहे हो मेरी बात को? फिर से समझो मेरी बात को। बैलेंस रिएक्शन में जो मोल्स लिखे होते हैं वो स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कहलाते हैं, और वो बताते हैं सर बैलेंस रिएक्शन में हाइड्रोजन कितना लग गया, ऑक्सीजन कितना लग गया और पानी कितना बन गया, वो ये बताते हैं। और इनका प्रपोर्शन दर्शाते हैं कि हाइड्रोजन सर 4 मोल लगे तो ऑक्सीजन 2 मोल लगे तो पानी 4 मोल बना। मतलब जब भी आप हाइड्रोजन जितना लोगे उसका आधा ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, और पानी उतना ही बनेगा जितना हाइड्रोजन आपने लिया था, या कह लो ऑक्सीजन के डबल बनेगा। ये प्रपोर्शन बताते हैं। लेकिन रिएक्शन का रेट तो कुछ मोल से ही निर्धारित होगा। रिएक्शन का रेट तो बैलेंसिंग में हम जितने ले रहे हैं जरूरी नहीं उतने से ही हो, क्योंकि बैलेंसिंग में तो हम कुछ भी ले सकते, चेंज कर सकते हैं। मैंने अभी आपको 2 एग्जांपल दिए। मैं पहले 2 मोल लेता था, फिर 4 मोल लेने लगा, तो स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो मैं कहीं भी कितनी बार भी चेंज कर सकता हूं। लेकिन जो रिएक्शन का रेट होगा उसमें जो कंसेंट्रेशन की पावर में लगेंगे, वो पावर में जो मोल्स होंगे वो मोल्स तो फिक्स होंगे जो उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए होंगे। अब सर ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब बैलेंसिंग में, मेरी बात को समझो। जैसे पानी की रिएक्शन है, और मैं ये वाली रिएक्शन मानता हूं, ये वाली मैंने आपको बोला 2 मोल हाइड्रोजन लग रहा है 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने में। लेकिन मान लो ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है, एक उम्मीद करो 2 स्टेप में हो रही है, जिसमें पहली स्टेप में सिर्फ हाइड्रोजन अपने बॉन्ड तोड़ रहा है, अभी ऑक्सीजन आया ही नहीं है। ऑक्सीजन मिलेगा दूसरी स्टेप में, और वो टूटे हुए हाइड्रोजन के बॉन्ड से ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाएगा, ये दूसरी स्टेप में होगा। आपको पता है ना, बॉन्ड तो तोड़ना ही पड़ता है। केमिकल रिएक्शन इसी बात पर बनती है कि पुराने बॉन्ड तोड़ोगे और नए बॉन्ड बनेंगे। तो मैं कहता हूं हाइड्रोजन के बॉन्ड टूट गए पहली स्टेप में, और जो पहली स्टेप थी चूंकि उसमें सिर्फ हाइड्रोजन के मोल्स ही इन्वॉल्व हुए थे, तो फिर ऑक्सीजन के मोल्स काउंट नहीं होंगे। तो सिर्फ हाइड्रोजन के मोल्स होंगे जो ये डिसाइड करेंगे कि रिएक्शन कितनी तेजी से होनी चाहिए। क्योंकि अगर हाइड्रोजन ने टूटने से मना ही कर दिया होता पहली स्टेप में, तो दूसरी स्टेप आती ही नहीं। पहली स्टेप आई होगी ना, तभी तो दूसरी स्टेप उसके बाद आएगी। और पहली स्टेप में अगर हाइड्रोजन टूट रहे हैं तो ये रिएक्शन का रेट हाइड्रोजन के मोल्स पर ही निर्भर कर रहा है। तो बैलेंसिंग में तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों के आप स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखोगे, लेकिन फिर रेट ऑफ रिएक्शन में सिर्फ आप हाइड्रोजन का टर्म यूज करोगे। आप बोल दो कि सर ऑक्सीजन के टर्म पे रेट के रिएक्शन का कोई असर नहीं है, या रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करती, क्योंकि हाइड्रोजन डिसाइड करेगा रिएक्शन का रेट किस स्पीड से जाएगा। तो फिर वो हाइड्रोजन के कंसेंट्रेशन पे चलेगा। अब बात करो रेस टू द पावर में, रेस टू द पावर में क्या आएगा? 2 आएगा। जरूरी नहीं है 2 आए। पूछो क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि पूरे 2 मोल अपना एक साथ बॉन्ड तोड़ेंगे शुरुआत में। भैया 2 के आधे मोल भी तो तोड़ सकते हैं। अरे 1.2 मोल भी तो तोड़ सकते हैं, 1.5 मोल भी तो तोड़ सकता है, 1 मोल भी तो पहले तो टूट सकता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि 2 मोल हमने लिए तो 2 मोल पूरे टूटेंगे एक साथ।
मेरी बात समझ में आई? बैलेंसिंग में तो आप बैलेंस करने के लिए कोई भी नंबर यूज कर सकते हो। बैलेंसिंग सिर्फ प्रपोर्शन बताती है। क्या बताती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डेंस में चलती है ये, और ये सिर्फ प्रपोर्शन बताती है कि जितना हाइड्रोजन लो उसका आधा ऑक्सीजन लो और पानी उतना ही बनेगा जितना हाइड्रोजन आपने लिया था। वो सिर्फ ये बताती है। लेकिन जब रेट लॉ के एक्सप्रेशन में इनको यूज करना है तो वो रिएक्टेंट और उनके वो मोल्स जो वाकई में रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो वाकई में रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करते हैं, वो उसकी पावर में हम सिर्फ वही रेस करते हैं, और उनकी पावर में वही रेस करने को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। जो उनकी पावर में आता है उसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सर लेकिन जैसे मान लो हमें कोई रिएक्शन दे दी, हमें उसका ऑर्डर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? जीवन में कभी नहीं निकाल सकते। सर मतलब ये बात समझ में नहीं आई। भैया जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना वो एक्सपेरिमेंटली निकलता है। मतलब ये आपको पूरा रिएक्शन का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा, पूरे रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देखना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटली उसको देखना पड़ेगा कि कितने मोल्स एक्चुअली रिएक्शन में रेट को डिटरमाइन करने में सक्षम है। आपने जितने लिए जरूरी नहीं हो सभी रिएक्शन को रेट को डिटरमाइन करने में सक्षम हो, उसमें से कुछ मोल्स हो सकते हैं जो रेट को डिटरमाइन कर रहे हैं। तो फिर यह बात आपको एक्सपेरिमेंटली पता चलेगी। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर आप थ्योरेटिकली नहीं निकाल सकते। मतलब सिर्फ आपको रिएक्शन दे दी है और पूछ लिया ऑर्डर, तो आप उसका ऑर्डर बता ही नहीं सकते, क्योंकि आपको एक्सपेरिमेंटली ही ऑर्डर निकालना होता है, और रिएक्शन का ऑर्डर सिर्फ एक्सपेरिमेंटल डेटा से ही निकलता है। तो कभी भी एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं दे सकते जिसमें रिएक्शन दे दी और पूछ ले बताओ उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। अगर दे दिया तो तुम आंदोलन छेड़ देना, विरोध में खड़े हो जाना, क्योंकि वो क्वेश्चन गलत होगा। क्योंकि बिना एक्सपेरिमेंटल डेटा के वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ ही नहीं सकते, आप बता ही नहीं सकते रिएक्शन को देखकर कि इस रिएक्शन का क्या ऑर्डर है। और इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी आप कह सकते हो एक्सपेरिमेंटली निकलेगा, क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जो उसकी पावर में एक्सपोनेंट टर्म्स हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म्स हैं, वो एक्सपेरिमेंटली निकलेंगे। तो फिर रेट के एक्सप्रेशन में तो वही आते हैं टर्म्स, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका एक्सपेरिमेंटली ही निकलेगा। तो एक बात तय हो गई, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो रेज टू द पावर ऑफ कंसेंट्रेशन टर्म्स की वैल्यूज जो आती हैं उनके सम के बराबर होता है, लाइक अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ये अल्फा और बीटा स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये अल्फा और बीटा होते मोल्स ही हैं, लेकिन स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के बराबर भी हो सकते हैं, यानी कि उतने ही मोल्स हो सकते हैं जो हमें बैलेंस में दिख रहे हैं, या फिर उसके कम भी हो सकते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है जितने मोल्स हम बैलेंस रिएक्शन में दिखा रहे हैं उतने सभी मोल्स रिएक्टेंट के रेट को डिटरमाइन करें। जो रिएक्टेंट के रेट को डिटरमाइन करेंगे वही मोल्स एक्सपोनेंट्स की जगह आएंगे, यानी कि कंसंट्रेशन टर्म की पावर में आएंगे, और उन्हीं का सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। क्लियर हो गया? सो इट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन जिसमें आपको ये रिएक्शन दी गई है, रेट का एक्सप्रेशन उन्होंने बना दिया, एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी अल्फा प्लस बीटा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी अल्फा प्लस बीटा, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। और अब जो रिएक्शंस होती है वो बच्चों इसी ऑर्डर पर क्लासिफाई होती है। मतलब जो रिएक्शंस को आगे चलकर हमने क्लासिफाई किया है वो उस रिएक्शन के ऑर्डर की वजह से क्लासिफाई किया। कैसे क्लासिफिकेशन किया है डिटेल में बात करते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ आगे, order of reaction may not be equal to the sum of the stoichiometric coefficients of the reactants in the balanced equation। बात कर चुके हैं। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को यही होती है, सर ऑर्डर कैसे निकाले, रोने रहे बच्चे ऑर्डर कैसे निकालो, सर ऑर्डर कैसे निकाले, सर ऑर्डर कैसे निकाले। अबे ऑर्डर निकालना ही नहीं है, क्योंकि इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ये तुमको तो बल्कि एग्जामिनर देगा क्वेश्चन पेपर में लिखकर कि ये फलाने ऑर्डर की रिएक्शन है, ये वन ऑर्डर की रिएक्शन है, टू ऑर्डर, ऐसा वो लोग देंगे ऑर्डर लिखकर। तुम्हें नहीं निकालना क्योंकि वो तो एक्सपेरिमेंटली निकलेगा। हां, ऑर्डर कैन बी अ होल नंबर भी हो सकते हैं वो ऑर्डर, क्योंकि है तो मोल्स ना। इवन इट कैन बी अ फ्रैक्शनल और इवन इट कैन बी अ जीरो। मतलब रिएक्शन में लग तो रहे कि कुछ रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उसके जीरो मोल्स ऐसे हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर रहे हैं। मतलब जीरो मोल्स, मतलब कोई मोल ही नहीं है जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर रहा है। ऐसे रिएक्शंस को जीरो ऑर्डर के रिएक्शंस बोलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, ये जीरो भी हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं और फ्रैक्शन भी हो सकते हैं।
मतलब 1.5 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, ऐसे ऑर्डर भी हो सकते हैं, क्योंकि वो मोल्स की संख्या है और वो मोल्स की संख्या कितनी भी हो सकती है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की ये वैल्यूज में से कोई सी भी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है, बस नेगेटिव नहीं हो सकते। नेगेटिव को छोड़कर सारी वैल्यू पॉसिबल है। नेगेटिव क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि कभी देखा किसी के -10 मोल रिएक्ट करेंगे, -10 कैसे कर सकते? मिनिमम उसके 0 मोल रिएक्ट कर सकते हैं, मतलब वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। लेकिन -10 मोल्स क्या कर्जा थोड़ी ना हो गया मोल्स का कि -10 मोल्स पे चलेगा, ऐसा नहीं होता। तो नेगेटिव को छोड़कर सारी वैल्यूज पॉसिबल है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। स्क्रीनशॉट लें, आगे बात करते हैं। अब आगे आते हैं और इस कंसेप्ट को और डिटेल में समझते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं थोड़ा। अब एग्जाम्पल दिया आपको, N2O5 के 2 मोल्स डिकंपोज हो रहे हैं बेसिकली NO2 और O2 में। तो दिस इज बेसिकली डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो अपने आप को डिकंपोज कर रहा है। रिएक्शन के स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देखो तो आपको लग रहा है कि 2 मोल टूट रहे हैं। हो भी सकता है कि 2 मोल टूट रहे हो और ये 4 मोल और ये 1 मोल बन रहा है, क्योंकि डिकंपोजिशन हो रहा है तो 1 मोल टूट के अनेक मोलों में कन्वर्ट होता है। डिकंपोजिशन का ये उसूल है। तो ये डिकंपोजिशन रिएक्शन हो रही है, लेकिन जब हम इस रिएक्शन का रेट निकालने बैठेंगे तो रेट एक्सप्रेशन में ये जरूरी नहीं है कि N2O5 के ये दोनों मोल उस समय रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हो सकता है 1 मोल पहले रिएक्ट कर रहा हो और बचा हुआ 1 मोल बहुत बाद में आएगा। तो फिर हमारे लिए जो रिएक्शन का ऑर्डर होगा या जो N2O5 के कंसंट्रेशन टर्म में जो पावर होगी, वो पावर जो होगी वो आपकी 1 मोल होगी बजाय 2 मोल के। क्लियर? समझो। एक्सपेरिमेंटली, पहले लिख देने, एक्सपेरिमेंटल डेटा है। रेट को देखा गया कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या रेट इज इक्वल टू K टाइम्स, रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2O5 रेज टू द पावर 1। नाउ दिस इज रेज टू द पावर 1। तो N2O5 से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो भी रेज टू द पावर 1 में। तो रेट विल बी इक्वल टू K टाइम्स ऑफ N2O5, यानी कि रेज टू द पावर 1, दैट इज व्हाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू 1। तो इसीलिए रिएक्शन का ऑर्डर 1 माना गया। क्लियर हो गया? ये रिएक्शन का ऑर्डर इसलिए क्या माना गया? 1 माना गया, क्योंकि N2O5 के लिए आपने स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट में 2 है, स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो लिया वो 2 लिया बैलेंस रिएक्शन में, लेकिन एक्चुअली उसके 1 मोल ही पे ही उसका रेट डिटरमाइन हो जाता है, 1 मोल पे ही। तो इसलिए हमने N2O5 की पावर में 1 चढ़ाया रेट एक्सप्रेशन में, क्योंकि रेट एक्सप्रेशन में हमें वही वैल्यू लिखनी है जो एक्चुअली जिस पर रेट इन्फ्लुएंस होता है। तो वो 1 मोल पर इन्फ्लुएंस है, तो 1 लिख लिया, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आई है। क्लियर हो गया? इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आई है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर समझने के लिए। अच्छा, इससे जुड़ी हुई एक और बात है, वो बात भी यहां क्लियर कर देते, उसको मैंने अलग से समझाया नहीं वैसे आपको। हर रिएक्शन में रेट का एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन टर्म से हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि रेट का एक्सप्रेशन आप प्रेशर के टर्म्स में भी ले सकते हो। डिक्रीज इन प्रेशर और इंक्रीज इन प्रेशर, जाहिर सी बात है अगर रिएक्शन जो है वो गैसियस स्टेट्स के किसी सब्सटेंस के बीच में हो रही है, मतलब जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं और जो सब्सटेंस प्रोडक्ट बना रहे हैं वो गैसियस स्टेट में हो, तो फिर आप उनका कंसंट्रेशन नहीं निकालोगे, फिर आप उनका प्रेशर निकालोगे। फिर आप उनका क्या निकालोगे? प्रेशर निकालोगे। जैसे अगर मान लो ए और बी, मैं यहां पर बोल रहा हूं कि दीज आर गैसेस एंड दे आर गिविंग अ सर्टेन प्रोडक्ट से पी, तो यहां पर जो रेट एक्सप्रेशन होगा वो अगर ए और बी गैसेस हैं, ए भी गैस है बी भी गैस है, तो जो रेट एक्सप्रेशन होगा उसमें फिर कंसंट्रेशन टर्म मत लगाना, फिर उसमें तुम प्रेशर टर्म लगाना। सो पी ए टू द पावर अल्फा, K टाइम्स ऑफ पी ए टू द पावर अल्फा इंटू पी बी टू द पावर बीटा, ये फिर आप प्रेशर की टर्म्स लगाना। और जो यूनिट होगी प्रेशर की वो प्रेशर की यूनिट होगी, तो जनरली हम एटीएम लेते हैं, तो इट विल बी एटीएम इन जनरल, तो आप उसमें फिर एटीएम लगा लेना। एटीएम स्टैंड्स फॉर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 1 एटीएम का होता है, तो उसी से हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट से ही हमने एटमॉस्फेयर यूनिट मानी है प्रेशर की, तो आप इसमें फिर एटीएम जोड़ोगे। क्लियर हो गया? अदरवाइज कंसंट्रेशन में आप मोल पर लीटर जोड़ते थे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में के दम पर हम यूनिट्स भी निकालेंगे अभी, डिफरेंट डिफरेंट रेट कांस्टेंट की, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकलेगी, लेकिन उसमें देखना यह पड़ेगा कि जो ए और बी है वो किस स्टेट में, वो एक्वस स्टेट में है तो आप उसको जैसे कंसंट्रेशन लिखते थे वो लिखोगे, लेकिन अगर वो गैसियस स्टेट में तो आपको प्रेशर टर्म लिखनी पड़ेगी।
क्लियर हो गया? ये बात एडिशनल है, लेकिन मुद्दा ये था कि हम एग्जांपल से समझ रहे थे कि N2O5 जब डिकंपोज होगा तो NO2 प्लस O2 में अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, लेकिन इस दौरान जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 1 मोल पर निर्भर करेगी, इसलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर जो आ गया वो 1 आ गया। और इसलिए ऐसी रिएक्शन को हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। कौन सा ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। सो दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहली ऑर्डर की रिएक्शंस हो गई ये वाली। स्क्रीनशॉट लेंगे इस पहले ऑर्डर के रिएक्शन का, फिर हम लोग आगे देखते हैं और कुछ एग्जांपल्स, और फिर अलग अलग रिएक्शन को अलग अलग ऑर्डर पे बांटेंगे और फिर और एग्जांपल्स भी देखेंगे। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल आपको दिया है, ठीक है। BrO3 माइनस आयनिक रिएक्शंस दी हुई है, आयनिक इक्वेशन BrO3 माइनस प्लस 5Br माइनस प्लस 6H प्लस गिव्स 3Br2 प्लस 3H2, ठीक है। अब ये आपको रिएक्शन दी गई है जिसका जो रेट है एक्सपेरिमेंटली, अगेन मैं बता दूं, ये जो एक्सपेरिमेंटल रेट है, ये जो रेट निकला इट इज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली, तो एक्सपेरिमेंटली ये रेट निकला है इक्वल टू K BrO3 माइनस रेज टू द पावर 1, मतलब यहां पर रेज टू द पावर 1 है, मतलब इसके सिर्फ 1 मोल आयंस रेट को डिटरमाइन करते हैं। Br माइनस के भी 1 मोल आयन सिर्फ रेट को डिटरमाइन करते हैं। भले आपने लिए तो 5 मोल थे, वो तो बैलेंसिंग के लिए आपने लिए थे, स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका 5 है जो बैलेंसिंग के हिसाब से आता है, लेकिन यहां पर रेज टू द पावर 1 हो गया, यहां पर रेज टू द पावर 5 नहीं है, यहां पर भी रेज टू द पावर 1 हो गया। H प्लस आयंस कितने लिए थे? 6 लिए थे, लेकिन ये कह रहा है सिर्फ 2 मोल H प्लस आयंस पर रेट चलेगा, सिर्फ 2 मोल H प्लस आयंस पर ही रेट इन्फ्लुएंस होगा, उसी पर रेट डिपेंड करेगा। तो आपने 6 लिए हैं, वो तो स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है क्योंकि वो बैलेंसिंग को ध्यान में रखकर बनाया है, यहां पर तो आपने सिर्फ 2 मोल्स लिए, तो ये एक्सपेरिमेंटली मिल गया। सो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू BrO3 माइनस इज इक्वल टू 1, क्योंकि BrO3 माइनस के हिसाब से 1 मोल के हिसाब से रेट डिफाइन होगा, Br माइनस के हिसाब से 1 मोल के हिसाब से रेट डिफाइन होगा, और इसके हिसाब से 2 मोल के, H प्लस के हिसाब से 2 मोल के हिसाब से रेट डिफाइन होगा। तो इसका मतलब टोटल ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द गिवन रिएक्शन विल बी 1 प्लस 1 प्लस 2 दैट इज 4। सो इस रिएक्शन का ऑर्डर जो हो गया वो फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन हो गया, क्योंकि इस रिएक्शन का ऑर्डर 4 आ रहा है। ये सारा डेटा एक्सपेरिमेंट है, रिएक्शन को देखकर तुम बता ही नहीं सकते इसके एक्चुअली कितने मोल ऐसे हैं जो रेट को डिफाइन कर रहे हैं, तुम बिल्कुल नहीं बता सकते। ये तुमको एक्सपेरिमेंटल मिलेगा, तुम्हें बस करना क्या है, सम करना है, और सम करके ओवरऑल ऑर्डर निकालना है रिएक्शन का, ओवरऑल ऑर्डर निकालना है रिएक्शन का, जो इस केस में 4 आया है। स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे और बात करते हैं। क्लियर हुए यहां पे? अब जैसा मैंने आपको कहा था कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को हम अलग अलग ऑर्डर में बांटते हैं, जिसमें कुछ और रिएक्शंस होंगी जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होंगी, मतलब उनका ऑर्डर जीरो होगा, मतलब कोई भी मोल पर, रिएक्टेंट के किसी भी मोल पर उनका रेट डिफाइन करेगा, डिटरमाइन करेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं इन दिस केस रेट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एकमात्र रिएक्शंस की कैटेगरी, एकमात्र ऐसी कैटेगरी जिसके अंदर आने वाली रिएक्शंस का रेट उनके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर निर्भर करता ही नहीं है, जीरो ऑर्डर। मैं लिख भी सकता हूं यहां पर, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ concentration of reactant, is independent on or is independent of concentration of reactants। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन पे निर्भर ही नहीं करेगा अगर जीरो ऑर्डर है, क्योंकि जीरो ऑर्डर मतलब 0 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट पर चलता है। 0 मोल मतलब कोई भी मोल पर नहीं चलता, कोई भी मोल रिएक्टेंट का डिफाइन ही नहीं कर सकता रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, सो इट इज इंडिपेंडेंट।
हां, फिर फर्स्ट ऑर्डर जिनका ऑर्डर 1 होगा, सेकेंड ऑर्डर जिनका ऑर्डर 2 होगा, थर्ड ऑर्डर जिनका ऑर्डर 3 होगा। मतलब जो 3 मोल्स पर डिपेंड करें, वो 3 मोल एक ही रिएक्टेंट के हो सकते हैं या 3 अलग अलग रिएक्टेंट के हो सकते हैं, वो डिफाइन करता है अलग, वो डिटरमाइन करेगा, अलग अलग रिएक्शन पे अलग अलग डिपेंड रहेगा। लेकिन थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में वो 3 मोल पर निर्भर करेगा। एक ही रिएक्टेंट के 3 मोल या 3 अलग अलग रिएक्टेंट के 1-1 मोल, वो एक अलग मुद्दा है, वो डिपेंड करता है रिएक्शन टू रिएक्शन। लेकिन ये डिफरेंट ऑर्डर्स होते हैं रिएक्शन के। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद फिर और आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब बच्चों क्या करते हैं, एक एक रिएक्शन के ऑर्डर को डिटेल में समझते हैं। मतलब एक एक रिएक्शन को लेते हैं, एक एक रिएक्शन के ऑर्डर को लेते हैं और इनको हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के साथ एक एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को शुरू करते हैं। सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब जिसमें 0 मोल्स डिफाइन करेंगे रिएक्शन के रेट को। सो सिंपल, रेट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगा। रेट कहीं भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा। इसका मतलब एग्जांपल, डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया। अब अमोनिया का डीकंपोजिशन जो है वो N2 और H2 देगा, जिससे अमोनिया गैस बनती है एट 1130 केल्विन अलोंग विद द प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट, अलोंग विद द प्लैटिनम मेटल एज कैटलिस्ट। अमोनिया गैस है, N2B गैस है, H2B गैस है। तो पहली बात तो इनके रेट लॉ के एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म का इस्तेमाल नहीं होगा, इनके रेट लॉ के एक्सप्रेशन में प्रेशर टर्म का इस्तेमाल होगा। लेकिन वो भी आप मत करना, क्योंकि इनका रेट कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि रेट जो होगा वो कंसंट्रेशन पे निर्भर ही नहीं करेगा रिएक्टेंट के, बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। देखने पर लग रहा है 2 मोल हैं, देखने पर लग रहा है अमोनिया के 2 मोल डीकंपोज कर रहे हैं, लेकिन इन 2 मोल में से इतना सा भी मोल ऐसा नहीं है जो इस डीकंपोजिशन के रेट को डिफाइन कर सके। मतलब अमोनिया आपने 2 मोल लिया हो या 200 मोल लिया हो, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होगा। क्योंकि अभी हमने क्या कहा, रेट का एक्सप्रेशन, रेट इज इक्वल टू K टाइम्स रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमने यही लिखा है। और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट ऑर्डर, लेट द ऑर्डर इज स्मॉल m, तो हमने यही लिखा है। और ये एक्सप्रेशन अभी याद रख लो, मैं जनरली ये लिखूंगा, जब कोई रिएक्शन नहीं लिखी तो रेट का ये एक्सप्रेशन लिखा, रेट रिएक्शन का रेट इज इक्वल टू K रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन, जो आपने मोलार कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की लेनी है, टू द पावर n, वेयर n इज द ऑर्डर, वेयर n विल बी द ऑर्डर। ये एक्सप्रेशन होता है। लेकिन अगर फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो रेट क्या आ गया, दिस इंप्लाइज rate will be equal to K, where K is nothing but a rate constant, so it means rate will remain constant। तो भैया रेट जो हो जाएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा और वो कंसंट्रेशन पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करेगा। रेट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा और वो कंसंट्रेशन पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आ गई? कंसंट्रेशन पे निर्भर नहीं करेगा मतलब किसके कंसंट्रेशन पे, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे। मतलब जो अमोनिया आपने 2 मोल लिया है, अगर आप 200 मोल भी ले लेते तो भी वो उसी स्पीड से रिएक्ट करता है जितना उसी स्पीड से डिकंपोज करता जितना 2 मोल ने जिस स्पीड से डिकंपोज किया है। दोनों की स्पीड डिकंपोजिशन की सेम होती, क्योंकि अमोनिया की मात्रा पे, अमोनिया के कंसंट्रेशन पे वो निर्भर ही नहीं करता उसका रेट, उसके डिकंपोजिशन का रेट, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। सो रेट विल बी इक्वल टू K विच इज अ कांस्टेंट। मेरी बात समझ में आई? अब अगर इसका ग्राफ बनाने आओ, ग्राफ में आपको बता देता हूं, ग्राफ बनेगा रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का। बोले तो अपन y एक्सिस पे लेने वाले हैं क्या, रेट, रिएक्शन का रेट, और x एक्सिस पे लेने वाले हैं कंसंट्रेशन। तो अगर ग्राफ बनाए रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, ध्यान से देखना मेरी बात को, तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन में आपको बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी रेट की। क्यों? क्योंकि रेट जो होगा वो K के बराबर होगा, बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू आएगी K की। तो रेट विल बी इक्वल टू K, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो रेट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट विच इज इक्वल टू K, विच इज अ कांस्टेंट। क्लियर हो गया? तो जो रेट है वो बिल्कुल K के बराबर आ रहा है। मतलब आप कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ा लो, कितना भी कम कर लो,
रेट को कोई असर नहीं होगा, रेट बिल्कुल एक कांस्टेंट वैल्यू से चलेगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर के लिए उसके कंसंट्रेशन पे निर्भर ही नहीं करेगा, तो रेट कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये ग्राफ है, ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ बातें जो एक्सप्रेशंस नहीं कह पाते वो ग्राफ कह देते, तो ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने रेट इक्वल टू के यानी कि कांस्टेंट के बराबर मान लिया है, ठीक है। और इसका कंसंट्रेशन के बदलाव से कोई असर नहीं पड़ेगा, प्रोवाइडेड अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो। खत्म हो गई यहां जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आगे बात करते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के एक और एग्जांपल उन्होंने दिया है, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये भी, जिसमें हाइड्रोजन आयोडाइड अपने आप को डिकंपोज कर रहा है, और हाइड्रोजन आयोडाइड अपने आप को गोल्ड एज अ कैटलिस्ट हीट करने पर डिकंपोज करेगा H2 और I2 में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड थर्मल डिकंपोजिशन, क्योंकि आप हीट की मदद से उसको डिकंपोज कर रहे हो। अगर इलेक्ट्रिक करंट की मदद से अगर आप डिकंपोज करते तो इसको इलेक्ट्रिकल डिकंपोजिशन बोलते हैं, बट हीट की मदद से कर रहे हो तो इट इज कॉल्ड थर्मल डिकंपोजिशन। नाउ अगेन इन दिस रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड ऑन द गोल्ड सरफेस रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड को आपको क्या करना पड़ेगा, इसका वर्किंग समझ लो कैसे ये डिकंपोज करता है। हाइड्रोजन आयोडाइड को आप गोल्ड मेटल पे बिठाते हो, गोल्ड का मेटल होता है उसके सरफेस पर आप हाइड्रोजन आयोडाइड को बिठाते हो और उस गोल्ड मेटल को आप हीट करते हो। गोल्ड मेटल हीट होगा तो उसके सरफेस पे बैठी हुई हाइड्रोजन आयोडाइड भी हीट होगी और अपने आप को डिकंपोज करेगी। लेकिन अब उस हाइड्रोजन आयोडाइड का जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहेगा गोल्ड के सरफेस पर। सो इन दिस रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड ऑन द गोल्ड सरफेस रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगा। The rate of reaction remains constant throughout, hence it's a zero order reaction. तो अगेन ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। देखने पर लग रहा था कि HI के 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि HI के 2 मोल नहीं कर रहे, कर भी रहे हैं। बैलेंस रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहे हैं और HI के 2 मोल ही डिकंपोज कर रहे हैं। लेकिन रेट के टाइम पर जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो 2 मोल्स में से एक भी मोल, और मैं तो कहता हूं 0.1 मोल भी ऐसा नहीं है जो उस रेट को डिफाइन कर सके। मतलब जो रेट ऑफ जो HI का कंसंट्रेशन है वो इतना लबालब है, इतना गोल्ड के सरफेस पर मौजूद है कि वो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। तो इससे रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो चेंज नहीं होगी इस कंसंट्रेशन की वजह से, इसलिए रेट कांस्टेंट माना जाएगा। तो अगेन अगर इसका एक्सप्रेशन लिखने को आएगा तो रेट विल बी इक्वल टू K टाइम्स ऑफ HI की पावर 0 कर लेना। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, और बल्कि जो HI है वो गैस है, इनफैक्ट उसका प्रेशर में कोई डिक्रीज नहीं होगा, तो इसका बल्कि आप प्रेशर ले लेना, तो P ऑफ HI रेज टू द पावर 0 कर लेना, और 0 रेज टू द पावर 0 इज 1, तो रेट विल बी इक्वल टू K दैट इज कांस्टेंट। तो रेट जो हो जाएगा वो K कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो HI का जो कंसंट्रेशन है या कह लो HI का जो प्रेशर है गोल्ड के सरफेस पर वो कांस्टेंट बना रहेगा, जिससे रेट की वैल्यू भी कांस्टेंट आएगी, रेट की वैल्यू में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? ये एक और एग्जांपल था जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो 2 एग्जांपल हमने देख लिए जीरो ऑर्डर के, अब हम फर्स्ट ऑर्डर की भी बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप। नाउ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ गई। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपने बैलेंस रिएक्शन में रिएक्टेंट की कितने भी मोल्स लिए हो और बल्कि कितने भी प्रकार के रिएक्टेंट्स लिए हो, लेकिन असल में जो कंसंट्रेशन जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो उनके सिर्फ 1 मोल के ऊपर डिपेंडेंट होगी, रिएक्टेंट के सिर्फ 1 मोल के ऊपर डिपेंडेंट होगी। दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सुनो, the rate of a first order reaction depends only on one concentration term, one concentration term, एक ही concentration term पे होगी, क्योंकि concentration term to the power 1 आ जाएगा, तभी ये फर्स्ट ऑर्डर होगी। and the sum of the exponents to which the concentration terms are raised in rate law expression is 1. so the sum of all the exponents जिस पे आपने concentration terms की पावर को रेज किया है, जिस पर आपने कंसंट्रेशन टर्म की पावर को रेज किया है, उन सभी एक्सपोनेंट का सम इक्वल टू 1 होना चाहिए। एग्जांपल देखो, H2O2 will decompose itself in H2O plus O2,
ये एक रिएक्शन है, हाइड्रोजन परऑक्साइड डिकम्पोज होकर वाटर प्लस ऑक्सीजन गैस दे रहा है। रिएक्शन को देखकर लग रहा है 3 मोल हाइड्रोजन परऑक्साइड डिकम्पोज हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली सिर्फ एक ही मोल है जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने में सक्षम है, यानी कि एक्सपेरिमेंटली इट इज बीन ऑब्जर्व्ड, और ये एक्सपेरिमेंटल पता चला है कि रेट विल बी इक्वल टू k टाइम्स ऑफ H2O2 रेज टू द पावर 1, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, तो फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, 1 के बराबर आ गई। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गई। तो अगर आपके पास रेट इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन की पावर n बोलते हो, जहां n कुछ नहीं ऑर्डर है, तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन n की वैल्यू विल कम आउट टू बी 1। सो n की वैल्यू विल कम आउट टू बी 1। एक्सपेरिमेंटली निकलेगा, और ये तो फिर रेट क्या हो जाएगा, रेट विल बी इक्वल टू k टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन टू द पावर 1। इससे यह मतलब हुआ कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन के। मतलब ऐसे रिएक्शन जिनका कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ाओगे तो फिर उसका रेट भी उसी हिसाब से बढ़ेगा, अगर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हिस्सा है तो। जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे उसका रेट भी बढ़ेगा, क्योंकि रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। क्योंकि के कांस्टेंट मैंने हटा दिया, तो कांस्टेंट हटा दिया तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन वापस आ गया। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देते थे तो कांस्टेंट आ जाता था, अब कांस्टेंट हट गया तो प्रोपोर्शनलिटी वापस आ जाएगी। तो रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। संपट पड़ी मेरी बात? सीधा सीधा रेट जितना उतना तेज होगा जितना कंसंट्रेशन ज्यादा है, और ज्यादा बढ़ा दिया कंसंट्रेशन, रेट बढ़ेगा। लेकिन होता क्या है अमूमन, जब रिएक्शन देखते हैं, क्योंकि ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का है, तो जब रिएक्शन आगे बढ़ती है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ घटता है, समय के साथ कम होता है। स्पॉन्टेनियसली अगर रिएक्शन हो रही है तो समय के साथ उसका कंसंट्रेशन कम होगा, तो फिर इनका रेट भी कम होगा। तो फॉर दिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विथ टाइम, बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस विथ टाइम। तो इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है। कंसेप्ट क्लियर है? मैं ग्राफ भी बता देता हूं इसका, तो ग्राफ भी देख लेते हैं, बट आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम ग्राफ देख लेते हैं, यहां बता देता हूं ग्राफ। अगेन द ग्राफ विल बी प्लॉटेड बिटवीन रेट एंड कंसंट्रेशन। सो दिस इज रेट ऑन y एक्सिस, डिपेंडेंट है, किस पर डिपेंडेंट है, कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है। सो कंसंट्रेशन विल बी ऑन x एक्सिस। और कैसा है, बिल्कुल डायरेक्टली डिपेंड करता है, तो अपने को बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है। और स्ट्रेट लाइन कैसे मिलेगी, जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो रेट भी ज्यादा होगा, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ऐसे मिलने वाली है। दिस विल बी द स्ट्रेट लाइन यू विल ऑब्टेन। क्लियर हो गया? तो रेट और कंसंट्रेशन का आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और रेट ये बता रहा है कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा रेट भी उस रिएक्शन का उतना तेजी से बढ़ता जाएगा। क्लियर हो गया? एंड इट इज लीनियरली प्रोपोर्शनल, क्योंकि रेज टू द पावर 1 है, तो ये लीनियर एक्सप्रेशन बन रहा है, और लीनियर एक्सप्रेशन में हमेशा स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है, क्योंकि रेज टू द पावर 1 है। आगे चलकर रेज टू द पावर 2, 3 आएंगे, एक्सपोनेंशियल टर्म्स आएंगे, तो हमें फिर एक्सपोनेंशियल कर्व्स मिलेंगे। लेकिन ये लीनियर कर्व है, यानी कि स्ट्रेट लाइन कर्व है, क्योंकि रेज टू द पावर 1 आया है। ठीक है? एक और इसमें होता है कंसंट्रेशन रेट वर्सेस टाइम, एक और ग्राफ बनता है, तो रेट वर्सेस टाइम का कम होगा, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा रेट का एक्सप्रेशन कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बट रेट वर्सेस टाइम हम इतना इंपॉर्टेंस का नहीं देते, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में हम वैसे भी उसको डिटेल में करेंगे, लेकिन फिलहाल ये रेट और कंसंट्रेशन का सीधा सीधा प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बात करते हैं फिर। अब देखेंगे आगे। नाउ फर्स्ट ऑर्डर का एक और एग्जांपल उन्होंने बताया है, जिसमें अमोनियम नाइट्राइट को NH4NO2 को वो डिकम्पोज करके नाइट्रोजन गैस और वाटर निकाल रहे हैं। नाइट्रोजन गैस और वाटर निकाल रहे हैं अमोनियम नाइट्राइट को। देखने में इसके भी लग रहे हैं कि 2 मोल होंगे, 2 मोल नहीं है, इसका भी 1 ही मोल है। सो एक्सपेरिमेंटली रेट जो होगा वो उसके सिर्फ 1 मोल पर निर्भर करेगा, अमोनियम नाइट्राइट के सिर्फ 1 मोल पर निर्भर करेगा, और 1 मोल पर निर्भर करेगा तो अगेन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू 1। मतलब इस रिएक्शन का जो रेट है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सिर्फ अमोनियम नाइट्राइट के कंसंट्रेशन पर। दैट्स इट।
अगर अमोनियम नाइट्रेट का कंसंट्रेशन ज्यादा तो रेट भी ज्यादा, और समय के साथ चूंकि ये कंसंट्रेशन कम होगा क्योंकि समय के साथ डिकंपोजिशन होने लगेगा, तो ये वैल्यू कम होगी और ये वैल्यूज बढ़ेंगी, तो इसकी वैल्यू कम होने से, रिएक्टेंट की वैल्यू कम होने से रेट भी कम होगा। क्लियर हो गया? तो इसलिए ज्यादा कंसंट्रेशन पर रेट ज्यादा था, लेकिन कम कंसंट्रेशन पर रेट भी कम है, इसलिए हमें एक स्ट्रेट लाइन कर्व मिलेगा। स्ट्रेट लाइन इसलिए क्योंकि रेज टू द पावर 1 है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाती है, लीनियर इक्वेशन बनाती है। स्क्रीनशॉट लेंगे, सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं डिटेल में। नाउ अब आता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर एज द नेम सजेस्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जो पावर होगी वो 2 होगी, और एक्सपेरिमेंटली ये चीज मिलेगी। सो सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स टू विच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड, तो वो सारे एक्सपोनेंट का सम, उन एक्सपोनेंट्स का जिनको हमने कंसंट्रेशन की पावर में रखा है, यानी कि कंसंट्रेशन की पावर उन टर्म से रेज की गई है, इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज 2, वो 2 होनी चाहिए। जैसे एक रिएक्शन है ए, जनरल रिएक्शन है, ए के ए मोल्स और बी के बी मोल्स, सी के सी और डी के डी मोल्स दे रहे हैं, तो इसमें रेट जो होगा वो के ए की पावर 2 होगा, या तो सिर्फ वो ए पर डिपेंड होगा तो फिर ए के 2 मोल पर डिपेंडेंट होगा, तो ए की पावर 2 यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा, या फिर ए और बी के दोनों मोल पे डिपेंड होगा लेकिन फिर एक एक मोल पे डिपेंड होगा, दोनों के मोल पे डिपेंड होगा लेकिन एक एक मोल पे, तो रेट कैन ऑल्सो बी रिटन एज के इंटू ए इंटू बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। मतलब यहां पर ए और बी का कंसंट्रेशन क्या आएगा, 1 और 1, तो वो ए और बी पर अगर कर रहा है तो इसका एक और इसका एक आएगा, या फिर सिर्फ ए पर कर रहा है तो ए पे ही टू दी पावर 2 आएगा। बट रिमेंबर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 2। तो अगर मैं जनरली लिख रहा हूं रेट इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन टू दी पावर n। नाउ फॉर सेकेंड ऑर्डर, for second order reaction n will come out to be 2। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू 2 आएगी, तो रेट विल बी इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा, कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों स्क्वायर होगा? क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर है, तो n की वैल्यू 2 होगी, तो फिर आप लिख सकते हो दैट रेट will be directly proportional to concentration का स्क्वायर। नाउ इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके जो ग्राफ बनेंगे वो आपके एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेंगे, कंसंट्रेशन के स्क्वायर पे प्रोपोर्शनल है, तो रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन। तो आपके ये जो ग्राफ बनेंगे ये अब आपके एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेंगे। क्लियर हो गया? तो पैराबोलिक ग्राफ टाइप की इक्वेशन, पैराबोलिक कर्व टाइप के आपके ग्राफ आएंगे, क्योंकि ये इक्वेशन आपकी अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन स्क्वायर, और इट इज एक्सपोनेंशियली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, आप ऐसा भी बोल सकते हो। क्लियर हो गया? ये है सेकेंड ऑर्डर की कहानी। अभी इस पर हम ग्राफ यहां पर बना रहा हूं, ग्राफ और देख लो, ग्राफ को और देख लो, यहां पर ग्राफ और बना रहा हूं। किसका ग्राफ है ये? यहां लिखा रेट और यहां लिखा कंसंट्रेशन। देखो जितना कंसंट्रेशन बढ़ रहा है उसके स्क्वायर यानी कि रेज टू द पावर 2 के सबसे रेट बढ़ रहा है, तो रेट और तेजी से बढ़ रहा है। तो मान लो कंसंट्रेशन 1 होता है तो रेट तो 1 ही रहता है, लेकिन जब कंसंट्रेशन 2 हो जाता है तो रेट जो हो जाता है वो 4 हो जाता है। जब कंसंट्रेशन 3 होता है तो रेट जो हो जाता है वो और 9 हो जाता है। तो ये आपको एक एक्सपोनेंट देगा कुछ इस तरीके का, एक ऐसा कर्व देगा, ये कर्व होगा। कंसंट्रेशन उतना नहीं बढ़ रहा जितना उसके मुकाबले रेट का एक्सप्रेशन बढ़ रहा है, तो रेट का एक्सप्रेशन और तेजी से बढ़ रहा है। तो दिस इंप्लाइज दैट रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन का स्क्वायर, कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ये हो गया हमारा रेट का एक्सप्रेशन। इन सिनेरियो पे ये रहा हमारा रेट का एक्सप्रेशन। तो ये इस तरीके से कर्व आएगा। कंसेप्ट क्लियर है? इस तरीके से कर्व आप समझ गए, सारी चीजें आपको समझ में आ गई रेट लॉ के एक्सप्रेशन में। ये होता है सेकेंड ऑर्डर के लिए। एग्जांपल अभी बच्चे एग्जांपल बताऊंगा, लेकिन ये होता है आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। नाउ फ्यू एग्जांपल्स।
एग्जाम्पल दिया है सपोनिफिकेशन रिएक्शन, 10th क्लास में पढ़ी होगी, बड़ी फेमस रिएक्शन थी। वैसे ये जनरली सोप को बनाने की रिएक्शंस होती हैं। तो यहां पर जो आपका ये जो पार्ट होता है, ये अगर फैटी कार्बन चेन हो जाए, फैटी मतलब बड़ी कार्बन की चेन हो जाए, तो इसको सोप बोलते हैं। ये सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड है अभी फिलहाल, लेकिन फैटी एसिड हो जाता, बड़े कार्बन होते 10 15 20 कार्बन होते, तो ये सोप हो जाता। और इस सपोनिफिकेशन रिएक्शन सोप मैन्युफैक्चरिंग के लिए होती है, जिसमें आप मेनली ईस्टर को अमोनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हो। तो किसी बेस के साथ जब आप किसी ईस्टर को रिएक्ट कराते हो, तो आपको वापस से अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड मिल जाता है। अब एक्सपेरिमेंटली आपको CH3CaOO C2H5 का कंसंट्रेशन भी चाहिए इस रिएक्शन में, और NaOH का भी कंसंट्रेशन चाहिए, और दोनों के आपने एक एक मोल पर ये डिपेंड करेगा। तो रेट का जो एक्सप्रेशन है वो K टाइम्स ईस्टर का पावर रेस टू द पावर 1, ईस्टर टू द रेस टू द पावर 1, और ईस्टर कौन सा है? इथाइल इथेनोएट। तो इथाइल इथेनोएट टू द पावर 1 इंटू सोडियम हाइड्रोक्साइड रेस टू द पावर 1। अब इसके भी एक मोल पर रेट चलता है और इसके भी एक मोल पर रेट डिफाइन होता है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 1 + 1 दैट इज 2। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन का क्या आ रहा है? 2। तो सपोनिफिकेशन रिएक्शन इज वन ऑफ द एग्जांपल जिसमें हमें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस मिलती हैं, यानी कि जिसमें रेट जो होता है वो इन दोनों के कंसंट्रेशन पे निर्भर करता है और दोनों के एक एक मोल के कंसंट्रेशन पे निर्भर करता है। तो रिएक्शन का रेट बहुत तेजी से चलता है, क्योंकि कंसंट्रेशन के स्क्वायर के हिसाब से रेट चलेगा। तो कंसंट्रेशन जो भी होगा उसका स्क्वायर कर लेना, उसके हिसाब से रेट चलेगा। और उसमें स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि इसके एक मोल डिफाइन करते हैं और इसके भी एक मोल डिफाइन करते हैं। कंसेप्ट क्लियर है? ये है सेकेंड ऑर्डर का केस। याद रखना, जैसे जैसे आप ऑर्डर बढ़ा रहे हो ना, रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, मतलब वो रिएक्शन उतनी स्पीड में होगी, उतनी जल्दी खत्म हो जाएगी वो रिएक्शन। जीरो ऑर्डर तो रेट कांस्टेंट मेंटेन रखती है, लेकिन बाकी रिएक्शंस क्या करती हैं? जब अपना ऑर्डर बढ़ाती हैं तो स्पीड अप करती हैं रिएक्शंस। लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्डर की रिएक्शन, उसी रिएक्शन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वो अपनी स्पीड उस रिएक्शन के दौरान तो घटाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन उस रिएक्शन में कम होगा। डिफरेंट ऑर्डर की रिएक्शंस में जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ेगा उस रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्डर की रिएक्शन ही अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसकी स्पीड समय के साथ कम होगी, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, लेकिन ये बीच बीच में बताना जरूरी है, सो एज टू अवॉइड कंफ्यूजन। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बात करते हैं। नाउ आगे देखते हैं। सो दीज आर द ग्राफ। ये कांस्टेंट कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ है, जिसको मैंने कहा था कि कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ आपको बताऊंगा मैं आगे। कांस्टेंट डिक्लाइन इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देयर इज अ कांस्टेंट डिक्लाइन, क्योंकि जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, और रेट लॉ ने क्लियर बोल दिया था कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे ही मैं चलता हूं, लेकिन हमें पता है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा, रिएक्शन आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा, तो इसका मतलब रेट भी घटेगा। तो इसलिए उन्होंने लिखा है कांस्टेंट डिक्लाइन इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड हेंस कांस्टेंट डिक्लाइन इन द रेट ऑफ अ रिएक्शन। मोरओवर अ स्टीपर डिक्लाइन इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। स्टीपर डिक्लाइन आएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में। क्यों स्टीपर डिक्लाइन आएगा? क्योंकि बच्चों कम समय में ज्यादा खपत हो जाएगी अगर ऑर्डर ज्यादा है तो। क्यों? फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपने एक चीज देखी, ग्राफ से आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं ये बात। ग्राफ किसका बन रहा है? कंसंट्रेशन का बन रहा है। अब देखो, रेट का नहीं बना रहा, अब कंसंट्रेशन का टाइम के साथ बना रहा हूं, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ खत्म होगा ना। तो ये जो ग्राफ बना रहा हूं, ये मैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना रहा हूं। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना रहा हूं। तो ये समय के साथ क्या करेगा? अपने आप को खत्म करेगा कंसंट्रेशन। कोई सा भी ऑर्डर हो, कंसंट्रेशन तो रिएक्शन का खत्म ही हो, रिएक्टेंट का खत्म ही होगा। तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो समय के साथ खत्म ही होगा। बस कई बार वो होगा कि वो कांस्टेंट वैल्यू से खत्म होगा, जीरो ऑर्डर के लिए, क्योंकि वहां पर रेट कांस्टेंट था तो खत्म हो रहा है। लेकिन हर बार जितने समय में जितना खत्म होना चाहिए, हर बार उतने समय में उतना ही खत्म हो रहा है। लेकिन कई बार खपत जो होगी उसकी तेजी बढ़ जाएगी। समय इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा, लेकिन खपत जो होगी रिएक्टेंट की एकदम से बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके रिएक्शन का ऑर्डर बढ़ जाएगा। वही बात एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। तो पहला ग्राफ जो बनेगा वो आपका बिल्कुल एक स्ट्रेट सिंपल सी लाइन बनेगा, जो कि ये होगा। ये मतलब एकदम दिखा रहा है कि सर समय की बराबरी के साथ कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। मतलब ये जो रिएक्शन है, it will be a zero order reaction. It will be a zero order reaction. तो ये जो ऑर्डर होगा रिएक्शन का वो जीरो ऑर्डर होगा,
क्योंकि ये समय के साथ अपनी वैल्यू को बराबर ढंग से खत्म कर रहा है। बराबर मतलब यूनिफॉर्म समझ लो कि जितना समय आगे बढ़ता जा रहा है उतना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कम होता जा रहा है। क्योंकि जीरो ऑर्डर में अगर आपको याद हो तो रेट जो था वो कांस्टेंट था। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब एक समान स्पीड से पूरी रिएक्शन चल रही थी। तो जब रिएक्शन एक समान स्पीड से चल रही थी तो जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का खत्म होता जाएगा वो एक बराबर स्पीड से खत्म होता जाएगा। वो कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं है, रेट कांस्टेंट था। जैसे कंसंट्रेशन एक सिंपल स्पीड से कम होगा, एक यूनिफॉर्म स्पीड से कम होगा। तो ये आपको बता रहा है कंसंट्रेशन डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कंसंट्रेशन डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली विद टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन यही कंसंट्रेशन में कमी एकदम से तेज हो जाएगी। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होगा वो एकदम तेजी से कम होगा। मतलब रिएक्टेंट की खपत एकदम तेजी से होगी। ये तेजी से दिखाएंगे इस ग्राफ से। ये हो गया इस तेजी से। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राफ है दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो दिस इज अ ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो दिस इज अ ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्योंकि अब देखो ये और समय तक कम नहीं हो रहा जितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। जो समय पर पहले रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर का इतना था वो उसका इतना है, कंसंट्रेशन और कम हो गया। समय उतना ही है लेकिन कंसंट्रेशन और ज्यादा कम हो गया क्योंकि इनका रेट और तेज है। इस रिएक्शन ये जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन ये और तेज चलती है क्योंकि इस पे वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और कंसंट्रेशन चूंकि रिएक्शन के प्रोसीडिंग के साथ अपने आप को कम करेगा तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका समय के साथ कम होगा। लेकिन ये भी बताएगा कि कंसंट्रेशन भी और तेजी में कम होगा समय के साथ क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है। सेकेंड ऑर्डर तो भैया और तेजी में कम होती। सेकेंड ऑर्डर तो और तेजी में कम होती। ये सेकेंड ऑर्डर है, ये तो और तेजी में कम हो रही है। दिस इज अ ग्राफ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सो दिस इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का तो ग्राफ और तेजी में कम हो रहा है। रीजन समझे? क्योंकि ये तो कंसंट्रेशन के स्क्वायर पे इसका रेट चलता है। मतलब इसका रेट तो और तेज है क्योंकि बहुत बड़े ऑर्डर की रिएक्शन है। कंसंट्रेशन का स्क्वायर कर लोगे तो रेट आ जाएगा। रेट बहुत तेज है और रेट तेज है मतलब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन बहुत तेजी में खत्म हो रहा है। मतलब रिएक्टेंट की खपत होने का जो रेट है वो तेज है। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा खत्म हो जाएगा कम समय में। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा खत्म हो जाएगा कम समय में, इसलिए ये ग्राफ और स्टीपर बनता जाएगा। तो इस तरीके से ये ग्राफ आपको स्टीपर वैल्यूज के मिलते जाएंगे। ये है स्टीपर वैल्यूज के ग्राफ के मिलने का मतलब। आप समझ में आ रहा है? ये वही ग्राफ है जो मैंने यहां पर बात करी। और ये कंसंट्रेशन याद रखना रिएक्टेंट का। भैया तुम प्रोडक्ट मत बना लेना यार, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन तो बढ़ता है। तो सर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में बनाए क्या? क्यों बनाओ? नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? क्योंकि रेट लॉ ने बोल चुका है कि जो रेट है रिएक्शन का वो एक्चुअली रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे ही चलते हैं। इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यहां पर लिखना। दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट मत लिखना। रेट लॉ में प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन की बात ही नहीं की गई, इसलिए प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अब भूल जाओ। अब तुम्हारे हाथ में क्या चीज है? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, क्योंकि रिएक्टेंट ही है वो जो तुम्हारे पास है। तो इसलिए तुम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से पूरे एक्सप्रेशंस चलाओगे। तो ये हो गया कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ। क्लियर हो गया? और स्टीपर ग्राफ आते जाएंगे अगर आपका ऑर्डर बढ़ता जाएगा। ऑर्डर बढ़ रहा है मतलब रेट बढ़ रहा है। रिएक्शन के प्रोसीजर जो हो रहा है, जिस स्पीड से प्रोसीड हो रही है उसका रेट बढ़ रहा है, उसकी स्पीड बढ़ रही है। और स्पीड बढ़ रही है इसका मतलब उसकी खपत तेजी में हो रही है। तो रिएक्टेंट बहुत तेजी में खपत कर रहा है अपने आप को। कंसेप्ट क्लियर हो गया? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद फिर आगे अपन बात करते हैं। तो अब क्लियर हुई ये चीज, आगे देख लेते हैं फिर। तो ग्राफ अपने को क्लियर हो गया। और ये बात याद रखना, जितना ऑर्डर रिएक्शन का बढ़ता जाएगा उतनी तेजी में रिएक्टेंट की खपत होती जाएगी, तो कंसंट्रेशन उतनी तेजी में कम होगा। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा ग्राफ जो हमने कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ पर देख लिया। अब हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर की तो खूब बात कर ली। मतलब जो सिंपल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज के ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं उसकी बात कर ली। अब ये देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी रिएक्शन का फ्रैक्शन में भी हो सकता है, यानी कि रिएक्शंस ऑफ फ्रैक्शनल ऑर्डर। फ्रैक्शनल आप समझ रहे हो ना, 1.5, 2.5, 3/2, 5/2, इस तरीके के ऑर्डर की रिएक्शंस भी आती हैं।
उनको बोलते हैं फ्रैक्शनल ऑर्डर, क्योंकि रिएक्शंस फ्रैक्शंस में भी, रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है। देखें कैसे। एग्जाम्पल दिया है, रिएक्शन बिटवीन H2 एंड Br2 टू फॉर्म HBr। अब H2 और Br2 2HBr बनाएंगे, और रेट लॉ जो एक्सपेरिमेंटली डेटा निकला है, दिस वाज एक्सपेरिमेंटली, तो जो एक्सपेरिमेंटली डेटा निकला है वो ये निकला है कि इस रिएक्शन का रेट K टाइम्स ऑफ H2 का कंसंट्रेशन टू द पावर 1 पे डिपेंड करता है, बट Br2 के वो पूरे 1 मोल पे डिपेंड नहीं करता, Br2 के वो सिर्फ आधे मोल पे डिपेंड करता है। जो Br2 का 1 मोल पूरा आपको स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के रूप में दिख रहा है, Br2 के साइड में यहां कुछ नहीं है, मतलब 1 मोल है, तो वो 1 मोल नहीं कर रहा, उसका आधा मोल रिएक्ट कर रहा है एक्सपेरिमेंटली, और आधा मोल मतलब आधा मोल ही डिफाइन करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। आगे चलकर तो पूरा 1 मोल कर रहा होगा, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने की बात है तो उसमें Br2 का सिर्फ आधा मोल लग रहा है, और आधा मोल लग रहा है तो 1 और आधा दोनों ऐड होंगे तो आपको 3/2 दे देंगे, 1.5 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये वो रिएक्शन है जिसका ऑर्डर फ्रैक्शन में, 3/2 इज अ फ्रैक्शन, यानी कि 1.5 इसका ऑर्डर है। तो ये वो रिएक्शंस होती हैं जिनके ऑर्डर फ्रैक्शंस में आते हैं, तो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ फ्रैक्शनल ऑर्डर। प्रिसाइसली इसका ऑर्डर 3/2 होगा। तो इसका मतलब ऑर्डर जो होते हैं वो फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, नेगेटिव को छोड़कर कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि कितने मोल्स लग रहे हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर रहे हैं वो आपको एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा। तो एक्सपेरिमेंटली ही ये सारे ऑर्डर आपको पता चलेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखो, यूनिट्स की बात करते हैं कि भैया अगर ऑर्डर पर ही रेट लॉ चलता है, ऑर्डर पे ही रेट ऑफ रिएक्शन चलती है, तो फिर रेट कांस्टेंट को निकालना बहुत जरूरी है, और रेट कांस्टेंट का यूनिट जो होगी वो रिएक्शन की ऑर्डर पे चलेगी। क्योंकि सिंपल शब्दों में अगर मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन है जिसमें R P में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और से इसका ऑर्डर N है, से इट्स अ N ऑर्डर रिएक्शन, तो nth ऑर्डर की रिएक्शन होगी अगर, तो nth ऑर्डर की रिएक्शन होगी अगर, तो फिर इसका रेट एक्सप्रेशन क्या लिख सकता हूं, रेट विल बी इक्वल टू K टाइम्स ऑफ रिएक्टेंट, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर N, यही लिख सकता हूं, यही रेट का एक्सप्रेशन आएगा, जहां N क्या है, इसका ऑर्डर है। तो अगर मुझको कोई बोले कि K का रेट कांस्टेंट जो है इसकी यूनिट निकालो, क्योंकि अभी तक मैंने K की यूनिट नहीं बताई आपको K बताया, इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर सच रिएक्शंस हुज मोलार कंसंट्रेशन इज यूनिटी, ये हम बात कर चुके अपने पिछले वीडियो में। लेकिन अगर कोई बोले इस K का आप यूनिट बताओ, K की यूनिट बताओ, तो K की यूनिट हमको निकालनी पड़ेगी अलग अलग मीडियम में, मीडियम भी अलग होगा और अलग अलग ऑर्डर के लिए उस K की यूनिट भी अलग अलग आएगी। कैसे आएगी, पहले K की वैल्यू लिख लेते, K का एक्सप्रेशन, सो K विल बी इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर N। अब आपका N बदलेगा तो जो कंसंट्रेशन है उसकी यूनिट बदलेगी, मतलब कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर होता है तो उसके प्रपोर्शन कुछ और होंगे, क्योंकि रेस टू द पावर N है, और फिर ऊपर रेट है तो वो उसको डिवाइड करेंगे उसकी यूनिट्स को, तो K की अलग अलग यूनिट्स आपको अलग अलग ऑर्डर पे मिलेगी, K की अलग अलग यूनिट्स आपको अलग अलग ऑर्डर पे मिलेगी। तो हमको K की अलग अलग यूनिट्स निकालनी है, और वो भी तब जब एक्वस मीडियम की बात हो, जब रिएक्शन एक्वस मीडियम में, मतलब तब आपको कंसंट्रेशन टर्म्स यूज करने, क्योंकि एक्वस मीडियम में नहीं हुई तो फिर रिएक्शन गैसियस मीडियम में होगी, और गैसियस मीडियम में अगर हुईगी तो आपको वहां पर ATM यूनिट्स लेनी पड़ेगी, यानी कि प्रेशर वाली यूनिट्स लेनी पड़ेगी, क्योंकि वहां आपको प्रेशर टर्म्स मिलेंगे। तो पहले उन्होंने एक्वस मीडियम बोला, मतलब उन्होंने कंसंट्रेशन टर्म को बोला। अब हमें देखना है कि K की क्या अलग अलग यूनिट्स आएंगी जो ऑर्डर पे डिपेंडेंट होगी, और ये हमको एक्सप्रेशन मिला। इससे हमको एक चीज क्लियर हो गई, द यूनिट ऑफ K, द यूनिट ऑफ K means rate constant, the unit of K depends on the order of reaction, depends on the order of reaction।
सो के की जो यूनिट है वो रिएक्शन के ऑर्डर पे डिपेंड करती है। अब कैसे डिपेंड करती है वो डिटेल में बात कर लेते हैं। तो अगर फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन A moles of A or B moles of B is getting converted to C moles of C and D moles of D, experimentally rate can be K times of A की power X and B to the power B raised to the power Y, then the order of reaction will be N equal to X plus Y। तो इनने भी बोल दिया कि N ऑर्डर है जो किससे आएगा, X plus Y से आएगा, और अब ये N ही डिफाइन करेगा कि उस K की क्या यूनिट होनी चाहिए। तो K की यूनिट हम लोग देख लेते हैं। मैं एक जनरल एक्सप्रेशन पहले बना देता हूं, उसके बाद हर एक ऑर्डर के लिए K की यूनिट देखेंगे। अभी मैंने जनरल एक्सप्रेशन K की यूनिट का नहीं बनाया है, तो K की यूनिट का मैं एक जनरल एक्सप्रेशन पहले बना देता हूं, फिर हम लोग एक एक ऑर्डर के लिए K की यूनिट देखते हैं। K की यूनिट के पीछे क्यों पढ़ाऊं? क्योंकि K की यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हिसाब से बदलेगी, और K की यूनिट पता करना है। K की यूनिट क्या, K की वैल्यू भी पता करना है, क्योंकि अगर रेट लॉ के एक्सप्रेशन में आपको आना है तो रेट इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन टू द पावर N होता है। अब कंसंट्रेशन की बात हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं, N ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात तो अभी तक कर ही रहे हैं, सिर्फ K की वैल्यू हमें चाहिए। अभी वैल्यू तो अर्हेनियस साहब बताएंगे, लेकिन यूनिट हमको यहीं से पता चल जाएगी, और यूनिट कहते हैं कि यूनिट ऑफ K डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हर एक अलग ऑर्डर रिएक्शन के लिए K की यूनिट अलग अलग होगी। तो देख लेते हैं पहले जनरल एक्सप्रेशन, फिर एक एक ऑर्डर को डिटेल में स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बात करते हैं। अब मैं आपको पहले जनरल यूनिट बता देता हूं, तो जनरल यूनिट बता देते हैं। तो अभी तक हमने क्या लिखा, रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन टू द पावर N, वेयर N इज नथिंग बट इट्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। N इज नथिंग बट इट्स कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब यहां पर देखो, तो K की वैल्यू क्या हो गई, रेट अपॉन कंसंट्रेशन टू द पावर N। अब यूनिट निकालनी है तो सबको यूनिट में कन्वर्ट कर लो। रेट की यूनिट क्या होती है, रेट क्या होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अगर आपको याद हो तो रेट क्या हो सकता है, इट्स कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन मतलब मोलार कंसंट्रेशन अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय, ये तो खुद कंसंट्रेशन ही है, तो डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन टू द पावर N, कंसंट्रेशन टू द पावर N। कंसेप्ट क्लियर हो गया? सो दिस इज कंसंट्रेशन अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन टू द पावर N। कंसंट्रेशन अपॉन टाइम क्या होता है, रेट। हमने देखा था ना, रेट चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, तो उसकी यूनिट क्या आएगी, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अब यूनिट रखूंगा अभी, तो एक्सप्रेशन ही आएगा कंसंट्रेशन अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन टू द पावर N, तो है ही, तो डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन टू द पावर N तो चलेगा। अब क्या करते हैं, कंसंट्रेशन को इसको ऊपर ले जाते हैं, टाइम को नीचे ही रखते हैं, तो K विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन टू द पावर, ये 1 है, इसकी पावर कुछ नहीं, मतलब इसकी पावर 1 है, और ये कंसंट्रेशन टू द पावर N है, तो ये ऊपर जाएगा तो -N हो जाएगा, तो इट विल बिकम 1 - N इनटू डिवाइडेड बाय टाइम, तो टाइम भी ऊपर लिख लेंगे, तो टाइम -1। ये आपका K का एक्सप्रेशन बन गया। और यूनिट तो बहुत सिंपल है, यूनिट तो बहुत सिंपल है, यूनिट बहुत सिंपल है। कैसे, मैं बता देता हूं आपको यूनिट भी। अभी तो एक्सप्रेशन लिखा कंसंट्रेशन टू द पावर 1 - N इनटू टाइम -1, ये एक्सप्रेशन आ गया K का, जहां N सिर्फ वेरिएबल है, क्योंकि N इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ये जो N की वैल्यू है ऑर्डर, ये अलग अलग रिएक्शन का, क्योंकि ऑर्डर अलग अलग होगा इसलिए उसकी N की वैल्यू भी अलग अलग मिलेगी। क्या मिलती है, बात कर लेते हैं। अब K को और यूनिट में लिख दे, K को यूनिट बताने के लिए सारी चीजें को यूनिट लिख दे, कंसंट्रेशन की यूनिट, क्योंकि आप कंसंट्रेशन मोलारिटी वाला यूज करते हो, तो आपको पता है बच्चों, कंसंट्रेशन की यूनिट जो होगी, कंसंट्रेशन की यूनिट जो होगी वो मोल्स पर लीटर होगी, और टाइम की यूनिट बच्चा जानता है, स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड में होती है, तो आप रख दो। तो कंसंट्रेशन की यूनिट मोल्स पर लीटर, तो इट विल बिकम K इज इक्वल टू मोल्स पर लीटर टू द पावर 1 - N, एंड दिस इज सेकेंड इनवर्स। ये आपकी यूनिट आ गई। तो सिंपल, K विल बी इक्वल टू मोल्स पर लीटर। अब N की वैल्यू आप कुछ भी रखते जाओगे, N की वैल्यू के हिसाब से आपको पूरी वैल्यूज मिलती जाएंगी।
एन की वैल्यू जो रखते जाओगे आपको पूरी के की यूनिट मिलती जाएगी। अब मैं एन की वैल्यू रखता जाऊंगा अलग अलग ऑर्डर के लिए, लेकिन ये एक जनरल एक्सप्रेशन है। सो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर यूनिट। सो जनरल एक्सप्रेशन फॉर यूनिट्स of K. So it's a general expression for units of K. Moles per liter raised to the power 1 minus n into second inverse. सिर्फ क्या करना है आपको यहां पर, आपको यहां पर n की अलग अलग वैल्यूज रखनी है। जब आप n की अलग अलग वैल्यूज रखोगे आपको अपने आप k की यूनिट मिलती जाएगी उस पर्टिकुलर n की वैल्यू के लिए, और वो पर्टिकुलर n की वैल्यू उस रिएक्शन के ऑर्डर के दम पे रखी जाएगी। जो ऑर्डर वो n की वैल्यू, तो आपको k की यूनिट उस पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए मिल जाएगी। कैसे मिलेगी एक्सप्लेन करते हैं एक एक को, लेकिन ये जनरल एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है जनरल, और ये यूनिट के लिए बनाया गया एक्सप्रेशन है। सिर्फ n वेरिएबल है जो n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन माना जाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अलग अलग ऑर्डर पे अलग अलग रिएक्शन को देखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। अब देख लेते हैं अलग अलग ऑर्डर के लिए बच्चों। सबसे पहले जीरो ऑर्डर, सबसे पहले जीरो ऑर्डर। तो देखो मैं जनरल एक्सप्रेशन अभी एक आध बार में आपको याद होगा, अभी याद नहीं होगा तो मैं जनरल एक्सप्रेशन जब तक याद नहीं होता तब तक निकालता रहता हूं। कैसे? रेट इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन टू द पावर n था, तो बोलो k विल बी इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन टू द पावर n। रेट का एक्सप्रेशन मोल्स पर लीटर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन मोल्स, सॉरी रेट विल बी मोल्स पर लीटर इनटू टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स डिवाइडेड बाय मोल्स पर लीटर रेज टू द पावर n। तो ये n ऊपर चला गया, मोल्स पर लीटर टू द पावर 1 है, तो ये n और 1 एक साथ मल्टीप्लाई हो गए, तो k विल बी इक्वल टू मोल्स पर लीटर 1 माइनस n, 1 माइनस n टाइम इंटू टाइम रेज टू द पावर -1। तो ये आपकी k की वैल्यू आ गई। अब क्या करो, कौन सा ऑर्डर है? जीरो ऑर्डर। तो एक काम करते हैं, जीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 0 रख देंगे। सो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन n की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगी? 0, तो रख दो, तो k की यूनिट आ जाएगी मोल्स पर लीटर 1 माइनस 0 1 इंटू टाइम की यूनिट बोलो, टाइम इज सेकेंड, तो इट विल बी सेकेंड इनवर्स। तो बोलो k विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0 1, तो इट विल बी मोल पर लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। तो पर लीटर को भी आप ऊपर लेकर आ सकते हो, तो नई यूनिट क्या बन गई? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये यूनिट बन गई। एज सिंपल एज दैट। तो k की यूनिट क्या आ गई? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर ये जीरो ऑर्डर है तो, क्योंकि जीरो ऑर्डर में n की वैल्यू आप 0 रख दोगे, तो यहां n की वैल्यू 0 रख दोगे, तो हो जाएगा मोल पर लीटर रेज़ टू द पावर 1, मतलब मोल पर लीटर ही रहेगा, इनटू टाइम इनवर्स, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो सेकेंड इनवर्स, तो इट विल बिकम मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। पर लीटर को भी हमने ऊपर लिख दिया, तो इट विल बिकम मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो k की वैल्यू आ गई मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये सिंपल इसकी यूनिट है। क्लियर हो गया? जल्दी से जीरो ऑर्डर का आप स्क्रीनशॉट लें, मैं फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर दोनों की यूनिट्स और बताऊंगा आपको। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आते हैं किस पर? फर्स्ट ऑर्डर पे। अब मैं एक्सप्रेशन आपको किसका बताऊंगा? फर्स्ट ऑर्डर का। तो देखो रेट इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन टू द पावर n होता है, कंसंट्रेशन टू द पावर n होता है, तो k विल बी इक्वल टू रेट अपॉन कंसंट्रेशन टू द पावर n हो जाएगा। और फॉर फर्स्ट ऑर्डर यहीं लिख देता हूं, फर्स्ट ऑर्डर n इज इक्वल टू 1, तो n की वैल्यू 1 हो गई, तो k विल बी इक्वल टू रेट अपॉन कंसंट्रेशन। बस रेट अपॉन कंसंट्रेशन। रेट की यूनिट
मोल्स पर लीटर इंटू टाइम इनवर्स इज सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन इज मोल्स पर लीटर। क्लियर हो गया? मोल्स पर लीटर से मोल्स पर लीटर कैंसिल, सिंपल यूनिट क्या आ गई? सेकेंड इनवर्स। सिंपल यूनिट क्या आ गई? सेकेंड इनवर्स। इसके लिए जनरल एक्सप्रेशन भी मैंने बताया था, अगर जनरल एक्सप्रेशन अब तक याद हो चुका हो तो जनरल एक्सप्रेशन से देख लो, K विल बी इक्वल टू मोल्स पर लीटर रेज टू द पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। अब क्या रख दो? n की वैल्यू 1 रख दो क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, तो इस पे n की वैल्यू फर्स्ट 1 रख दोगे तो देखो मोल पर लीटर रेज टू द पावर 1 माइनस 1 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1 और इंटू सेकेंड इनवर्स, तो ये तो पूरा 1 हो गया इंटू सेकेंड इनवर्स, तो K की वैल्यू कितनी आ गई? K की वैल्यू आ गई सेकेंड इनवर्स। ये आ गई K की यूनिट, तो K की यूनिट आ गई सेकेंड इनवर्स। आपको अगर ये एक्सप्रेशन याद हो गया, ये वाला एक्सप्रेशन अगर याद हो चुका है तो आप इससे भी निकाल सकते हो, और अब आगे मैं इसी से निकालूंगा क्योंकि ये एक्सप्रेशन याद रखना ज्यादा आसान है। तो मोल पर लीटर रेज़ टू द पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स, ये याद रखना। n की वैल्यू को बदलते जाना, जैसे n की वैल्यू 1 रख दी तो हमारे पास K की सेकेंड इनवर्स आ गई। आप इस एक्सप्रेशन से भी कर सकते थे, लंबा था, ये बात एक ही है, दोनों चीजें एक ही हैं, बस ये आप शुरुआत से डेरिवेशन कर रहे हो, इसको आपने पहले से डिराइव करके रखा है तो इसलिए आपका डायरेक्ट एक्सप्रेशन आ गया, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिट में आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 1 नंबर के लिए आप इतनी फजीयत नहीं करोगे कि इतना लंबा आप सॉल्यूशन बना रहे हो, तो 1 मिनट में अगर आप 1 नंबर के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 20-30 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम मिलेगा, वो इस मेथड से मिल सकता है। ये एक्सप्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, बस ये एक्सप्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकेंड ऑर्डर के लिए देख लो, सेकेंड ऑर्डर के लिए भी देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। मैं सेकेंड ऑर्डर के लिए बता देता हूं आपको, पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप, सेकेंड ऑर्डर के लिए बताता हूं फिर। देखो यहां पर सेकेंड ऑर्डर के लिए देखो, सेकेंड ऑर्डर का खेल क्या होगा? अब एक्सप्रेशन याद हो गया होगा उम्मीद करता हूं, फिर से लिख दूं, K इज इक्वल टू मोल्स पर लीटर रेज टू द पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स, इंटू सेकेंड इनवर्स। बोलो n की वैल्यू क्या रखें? दिस इज फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। बोलो n की वैल्यू 2 रख दो। K विल बी इक्वल टू मोल्स पर लीटर रेज टू द पावर 1 माइनस 2। 1 माइनस 2 क्यों आ गया? क्योंकि n की जगह 2 रखना पड़ेगा, इंटू सेकेंड इनवर्स। तो K की वैल्यू अब देखो 1 माइनस 2 इज -1, तो मोल पर लीटर -1 रेज टू द पावर -1 इंटू सेकेंड इनवर्स। अब देखो -1 रखोगे, या तो ये यूनिट मान लो या फिर इसको और ब्रैकेट खोल दो, तो क्या हो गया? मोल इनवर्स। लीटर तो पहले से इनवर्स में था लेकिन ऊपर और -1 है तो लीटर हो गया +1, तो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ये यूनिट आ गई सेकेंड ऑर्डर के लिए, ये यूनिट आ गई किसकी? सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो इस तरीके से आप सेकेंड ऑर्डर की ये यूनिट मान सकते हो। क्या? मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, क्योंकि मोल पर लीटर था ना अब, लेकिन पर लीटर में भी पावर -1 है, तो पर लीटर फिर डिवाइड बाय लीटर होगा तो वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो लीटर की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। मोल इनवर्स इंटू लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, ये सेकेंड ऑर्डर के लिए K की यूनिट है। K की यूनिट के पीछे क्यों पढ़े? मैं तो कह रहा हूं यूनिट छोड़ो, हमको वैल्यू के भी पीछे भी जाना है, और आगे का चैप्टर पूरा K की वैल्यू पर चलेगा, किस पर चलती है, किस पर डिपेंडेंट होती है, K की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, पूरा चैप्टर आगे K की वैल्यू का है, क्योंकि रेट लॉ ही अंतिम लॉ है, रेट लॉ ही सही लॉ है रेट एक्सप्रेशन बताने के लिए। और उसमें 2-3 चीजें थी, रेट इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन टू दी पावर n। तो कंसंट्रेशन तो हमें पता है रिएक्टेंट का, क्योंकि हम खुद ला रहे हैं, टू दी पावर n जो कि ऑर्डर है वो भी अभी पता चल गया, अब सिर्फ K पता करना है। तो K की 2 चीजें पता करनी, एक वैल्यू और एक यूनिट, हमने यूनिट पता कर ली। क्लियर हो गया? थर्ड ऑर्डर के लिए क्या आ जाएगा? n की वैल्यू 3 आ जाएगी, और n की वैल्यू 3 रखोगे तो फिर से एक्सप्रेशन निकाल लोगे, तो यहां n की वैल्यू 3 होगी तो 1 माइनस 3 -2 हो जाएगा, तो मोल -2 लीटर का स्क्वायर हो जाएगा इंटू सेकेंड इनवर्स। सेकेंड तो अकेला चल रहा है तो सेकेंड का आपका सिर्फ इनवर्स होगा।
क्लियर हो गया? यहां पर सारी चीजें क्लियर हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस होते हैं यूनिट को, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको यूनिट पर क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, इनफैक्ट बोर्ड एग्जाम में भी पूछते हैं। यूनिट पर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको ये बताना होगा, और आप जनरल एक्सप्रेशन याद कर लोगे ना तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ये जनरल एक्सप्रेशन है, आप बस ये जनरल एक्सप्रेशन याद कर लो। एन बस याद रखना, जो ऑर्डर आएगा वो एन की वैल्यू रख देना, आपको सिंपल यूनिट आ जाएंगी। स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर इसके बाद यूनिट एक और बार बताऊंगा, लेकिन अब वो प्रेशर के लिए बताऊंगा। यानी कि हम लोग जो गैसियस स्टेट में रिएक्शंस होती है उनमें जो प्रेशर इस्तेमाल करते हैं उस सेंस में हम यूनिट बताने वाले हैं। डिस्कस करते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे देखेंगे थर्ड ऑर्डर की। चलो आई गई थर्ड ऑर्डर, तो मैं बता ही देता हूं रेट का के की क्या यूनिट मानी है हमने थर्ड ऑर्डर के लिए, हम देख लेते हैं एक बार और। के इज इक्वल टू मोल्स पर लीटर रेज टू द पावर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स। फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन n will be equal to 3, तो रख लो n की वैल्यू 3, तो k will be equal to moles per liter raised to the power 1 minus 3 into second inverse। तो 1 minus 3 is minus 2, तो mole raised to the power minus 2 liter raised to the power positive 2 into second minus 1, ये यूनिट आ गई k की फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बात करते हैं। तो डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए हमने के की वैल्यूज देख ली हैं। जब के आप रिएक्शन को एक्वस मीडियम में रखोगे तो, यानी कि रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन निकाल सकते होगे तो। लेकिन व्हाट इफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन गैसियस मीडियम? अब गैसियस मीडियम आ गया भैया, तो आप कंसंट्रेशन नहीं निकाल सकते। अब आपको कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उनके इंडिविजुअल प्रेशर, उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जितने भी हो, 1 हो 2 हो 3 हो, जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हो, हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का इंडिविजुअल प्रेशर यानी कि उनका पार्शियल प्रेशर हमको देखना पड़ेगा। और पार्शियल प्रेशर से के विल बिकम नाउ, बस कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर वर्ड आ जाएगा। तो रेट का एक्सप्रेशन जो के टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन होता था वो आ जाएगा प्रेशर रेज टू द पावर एन, where n is again order of reaction, n सब कुछ वही है, बस मैंने कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर वर्ड यूज कर लिया, पार्शियल प्रेशर, बल्कि रिएक्टेंट के पार्शियल प्रेशर। तो आप सम करोगे तो टोटल प्रेशर हो जाएगा, तो प्रेशर रेज टू द पावर n आएगा। देख लो k विल बी इक्वल टू रेट अपॉन प्रेशर रेज टू द पावर n। रेट की क्या यूनिट होगी? चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम। अब रेट में भी कंसंट्रेशन थोड़ी ना लगाओगे, अब रेट की एक्सप्रेशन में भी आप प्रेशर वर्ड का इस्तेमाल करोगे। तो रेट में क्या आएगा? प्रेशर। रेट में क्या आएगी यूनिट? चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन प्रेशर यानी कि प्रेशर अपॉन टाइम, तो प्रेशर अपॉन टाइम और डिवाइडेड बाय, तो पहले से ही क्या है? प्रेशर रेज टू द पावर n, तो प्रेशर रेज टू द पावर n। प्रेशर की यूनिट एटीएम, टाइम की यूनिट सेकेंड, रख दो। k विल बी इक्वल टू, प्रेशर की यूनिट बोलो एटीएम, हम एटीएम मानकर चल रहे हैं, और ऊपर है 1 और नीचे है n, तो ऊपर जाएगा तो 1 माइनस n, तो एटीएम टू दी पावर 1 माइनस n इंटू टाइम भी नीचे ही है ना, डिवाइड बाय टाइम, मतलब इसके साथ टाइम आ रहा है तो टाइम ऊपर जाएगा, तो सेकेंड इनवर्स। ये आपकी ये यूनिट लिखिए। 1 अपॉन टाइम कर दिया ने, 1 अपॉन सेकेंड मतलब 1 अपॉन टाइम, 1 अपॉन एटीएम कर दिया तो पावर चेंज हो जाएगी, तो n माइनस 1 हो गया। 1 अपॉन एटीएम कर दिया तो 1 माइनस n मैंने लिखा है, इनने n माइनस 1 कर दिया क्योंकि इनने रेसिप्रोकल में लिखा है, मैंने ऊपर लिखा है इसको, बाकी सब कुछ सेम है। क्लियर हो गया? सो वेयर n इज द ऑर्डर। अब आप जीरो ऑर्डर रख लो। फॉर जीरो ऑर्डर अगेन n की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगी? 0 रख दो। k इज इक्वल टू एटीएम 1 माइनस 0,
1, तो एटीएम टू द पावर 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। सो एटीएम पर सेकेंड ऐसा लिख सकते हो, या एटीएम इंटू सेकेंड इनवर्स, ये यूनिट मान सकते हो। तो के की यूनिट आ गई एटीएम इंटू सेकेंड इनवर्स, ये यूनिट आ सकती है। ठीक है, तो एटीएम इंटू सेकेंड इनवर्स यही आ रही है। आप इनके तरीके से बात एक ही है, दोनों तरीके एक ही है, वो सारी चीजें रेसिप्रोकल में लेकर चल रहे हैं, मैं सारी वैल्यूज ऊपर लेकर चल रहा हूं, कोई अंतर नहीं है। आपको बस जनरल एक्सप्रेशन याद रखना है। अगर जनरल एक्सप्रेशन याद हो गया, और जनरल एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन जैसा ही है, बस कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर यूनिट को दिया गया, प्रेशर वैल्यू को दिया गया है, मोल्स पर लीटर की जगह एटीएम आ गया है, बस इतना अंतर है और कोई अंतर नहीं है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे और देखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो समझ में आया जनरल एक्सप्रेशन? ये के की यूनिट्स के लिए है, लेकिन यूनिट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, क्योंकि ये उन रिएक्शंस के लिए हम के निकाल रहे हैं जो गैसियस स्टेट में हो रही हैं, या कम से कम जिनके रिएक्टेंट तो एटलीस्ट गैसियस स्टेट में है, उनके लिए के की ये यूनिट आ रही है। याद रखना यूनिट, ये तो जीरो ऑर्डर के लिए आई है। जनरल यूनिट एटीएम 1 रेज़ टू द पावर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स, और एन की जगह आप कुछ भी रखोगे, जो ऑर्डर होगा वो रखोगे, तो आपको स्पेसिफिकली वो के की यूनिट मिल जाएगी उस ऑर्डर के लिए। जैसे जीरो ऑर्डर के लिए मिल गई एटीएम पर सेकेंड या एटीएम सेकेंड इनवर्स। सेम चीज, ये एक्सप्रेशन याद हो गया, ये बात याद रखना, के इक्वल टू एटीएम रेज़ टू द पावर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स। अब हम लोग आगे देखते हैं, जीरो ऑर्डर के बाद हम लोग आगे आते हैं, जो कि होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी आप निकाल लोगे, क्यों कैसे निकाल लोगे, यहां पर देख लो। के की जनरल एक्सप्रेशन जल्दी बताओ। के इज इक्वल टू एटीएम रेज़ टू द पावर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स, यही था। अब फॉर फर्स्ट ऑर्डर, तो पहले ऑर्डर के लिए हम क्या रखेंगे सर? एन की वैल्यू 1 रखेंगे, बिल्कुल सही, रख दो। तो 1 माइनस एन है, ये 1 माइनस एन है, तो क्या हो जाएगा? के विल बी इक्वल टू एटीएम रेज़ टू द पावर 1 माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स, तो यहां पर बताओ 1 माइनस एन, एन की जगह 1 रख दोगे तो क्या 1 माइनस 1 0, तो के विल बी इक्वल टू सेकेंड इनवर्स। ये आपका कंसंट्रेशन वाले में भी आया था, इसमें भी आएगा, तो इट विल रिमेन सेकेंड इनवर्स। ये के की यूनिट आएगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में, ये आएगी सिंपल के की यूनिट। स्क्रीनशॉट लेंगे, सेकेंड ऑर्डर की भी बात करनी है। नाउ सेकेंड ऑर्डर, के इज इक्वल टू एटीएम रेज़ टू द पावर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स। This is into second inverse. तो K will be equal to, for second order, N की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, तो K will be equal to ATM raised to the power 1 minus 2 into second inverse। 1 minus 2 मतलब -1, तो ATM इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये हो गई के की यूनिट। एटीएम इनवर्स सेकेंड इनवर्स किसके लिए? सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए एटीएम इनवर्स सेकेंड इनवर्स आएगा। वहां पर भी यही इनवर्स में आ रही थी वैल्यूज सारी, बस एटीएम की जगह मोल्स पर लीटर आ रहा होगा, इतना ही अंतर होगा और कोई अंतर नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो क्लियर हुआ बच्चों? तो आई होप ये वाली सारी वैल्यूज आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहां से हम लोग कुछ के एक्सप्रेशंस को देख सकते हैं जब कंसंट्रेशन में कुछ बदलाव किया जाएगा। ये और ट्रिकी चीजें हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ट्रिकी चीज है। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस तरीके के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं नीट में। कैसे आएगा? अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को हम डबल कर दें तो अलग अलग ऑर्डर पे रेट कांस्टेंट की क्या वैल्यूज आएंगी, अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होंगी उसके लिए के की क्या अलग अलग वैल्यूज आएंगी अगर हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डबल कर दे तो देखो, जीरो ऑर्डर के लिए आपको पता है रेट जो होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे निर्भर ही नहीं करता, कांस्टेंट रहता है। क्योंकि ए अगर मान लो रिएक्टेंट है, मान लो रिएक्टेंट जो है वो ए है, तो ए की पावर 0 आपने कर दी जीरो ऑर्डर के लिए, तो रेट विल बी इक्वल टू के। अब ए की वैल्यू कंसंट्रेशन को डबल करो, कुछ भी करो, ट्रिपल करो, क्वाड्रपल करो, इसके रेट को कोई असर नहीं पड़ना,
क्योंकि इसका रेट, जीरो ऑर्डर का रेट उसके ए के कंसंट्रेशन पे निर्भर करता ही नहीं है। तो जीरो ऑर्डर का रेट सेम रहेगा, क्योंकि ए के डबल होने से, ट्रिपल होने से, क्वाड्रपल होने से, किसी भी होने से ए के कंसंट्रेशन में कुछ भी चेंज कर लो, आपका रेट ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर का चेंज नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वो ए के कंसंट्रेशन पे निर्भर ही नहीं करता, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे निर्भर ही नहीं करता, इसलिए रेट रिमेन्स सेम। फर्स्ट ऑर्डर में अगर आप करोगे तो रेट इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए, और अगर ए कर दिया डबल तो रेट ऑल्सो बिकम्स डबल, क्योंकि जितना ए में चेंजेस आएंगे उतना रेट में भी चेंज आएगा। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए यानी कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आपने डबल कर दिया तो फिर 100% रिएक्शन का रेट भी डबल हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन डबल तो रेट भी डबल, कंसंट्रेशन ट्रिपल तो रेट भी ट्रिपल, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। सेकेंड ऑर्डर लेकिन रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का स्क्वायर हो जाता है, तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है रेट। अब अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल कर दिया तो डबल का स्क्वायर क्वाड्रपल हो जाएगा, तो रेट बिकम्स क्वाड्रपल, क्योंकि अगर ए का कंसंट्रेशन आपने डबल कर दिया तो डबल का स्क्वायर हो गया, और डबल का स्क्वायर हो गया तो 4 टाइम्स हो गया, तो रेट विल बिकम क्वाड्रपल इन दैट सिनेरियो, 4 गुना रेट हो जाएगा अगर कंसंट्रेशन दुगना कर दिया, क्योंकि ये कंसंट्रेशन के स्क्वायर पे चलते, तो कंसंट्रेशन दुगना तो ये तो और दुगने का स्क्वायर हो गया, क्वाड्रपल हो गया। और अगर रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 3 टाइम्स कर दिया, मतलब सॉरी डबल ही कर दिया, लेकिन थर्ड ऑर्डर का केस ले लिया, किसका केस ले लिया? थर्ड ऑर्डर का। तो थर्ड ऑर्डर के केस में अगर आप डबल करोगे तो रेट क्या होगा थर्ड ऑर्डर के लिए? के इंटू ए का क्यूब हो गया, के इंटू ए का क्यूब हो गया। और अगर आपने डबल कर दिया रिएक्शन का कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का, तो वो डबल का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि थर्ड ऑर्डर में रेट जो है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 3 पे निर्भर करता है, और रेज टू द पावर 3 तो मतलब अगर रिएक्टेंट डबल हुआ तो डबल का रेज टू द पावर 3 हो जाएगा, मतलब 8 टाइम्स हो जाएगा, तो उस केस में रेट ऑक्टपल हो जाएगा, मतलब 8 टाइम्स रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पर ये उतनी तीव्रता से डिपेंड करेंगे जितना ऑर्डर बढ़ता जाएगा। हर बार ऑर्डर बढ़ने से रिएक्शन का रेट उसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर उतना ज्यादा डिपेंडेंट होगा। जीरो ऑर्डर के लिए बिल्कुल नहीं था, वन ऑर्डर के लिए बराबरी से डिपेंडेंट था, सेकंड ऑर्डर के लिए वो उसके एक्सपोनेंट में यानी कि रेज टू द पावर 2 पे डिपेंडेंट था, और थर्ड ऑर्डर के लिए रेज टू द पावर 3 पे डिपेंडेंट है। तो रेज टू द पावर 3 पे डिपेंडेंट है, मतलब अगर आपने डबल करा तो डबल की रेज टू द पावर 3 यानी कि 8 गुना रेट बढ़ जाएगा, यानी कि ऑक्टपल होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं कि बताओ फलानी रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर पड़ेगा अगर इसका कंसंट्रेशन डबल कर दे, तो ऑर्डर बताएंगे, तो आपको ऑर्डर के हिसाब से वो रेट कंसंट्रेशन जो भी कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शन में आपको रेट बताना होगा। जिसका एक एग्जांपल ये था जिसमें डबल कंसंट्रेशन पर डिफरेंट ऑर्डर के लिए ये रेट्स आए थे। जीरो ऑर्डर के लिए सेम, फर्स्ट ऑर्डर के लिए डबल, सेकंड ऑर्डर के लिए क्वाड्रपल, और थर्ड ऑर्डर के लिए ऑक्टपल। लेकिन जरूरी नहीं है वो रिएक्टेंट को डबल ही करके दें, आपको ट्रिपल भी पूछ सकते हैं, आपको आधा भी करके दे सकते हैं कि हमने रिएक्टेंट आधा कर दिया, तो फिर आपको उसी प्रोपोर्शन में आंसर देने। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, यहां पर हमारा पूरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ यूनिट्स कंप्लीट होता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। तो ये सारी चीजें थी स्टूडेंट जो हमने इस वीडियो में देखी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो रेट एक्सप्रेशन में आती है, रेट लॉ के एक्सप्रेशन में आती है, वो आती थी ऑर्डर। और इस वीडियो में हमने ऑर्डर को बहुत डिटेल में पढ़ा है। बहुत लंबा लेंदी वीडियो है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और इसी के साथ रेट कांस्टेंट की डिफरेंट यूनिट्स, चाहे वो एक्वस मीडियम में रिएक्शन रेट रिएक्शन को रखा हो, चाहे गैसियस स्टेट में रिएक्शन को रखा हो, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हर एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमने वहां पर बताई है, और उसके जनरल एक्सप्रेशन भी बताया है कि कैसे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जनरल किसी भी ऑर्डर के लिए उस जनरल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके निकाल सकते हो। यूनिट्स किसी की भी रेट कांस्टेंट की यूनिट किसी भी जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आप निकाल सकते हो। और उसके अलावा फिर हमने ये बताया है कि हर एक अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पर कितना असर पड़ेगा, वो प्रोपोर्शनैलिटी भी आपको समझाइए इसी वीडियो में। अब अगले वीडियो में बच्चों हम लोग एक और इंपॉर्टेंट टर्म की बात करेंगे जो होगा मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन।
कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी में, लेकिन मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन हम लोग बहुत डिटेल में अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स में क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट और हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर, सब्जेक्ट चाहे वो मैथ्स का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री तो चल ही रहा है, बायोलॉजी हो, इंग्लिश हो, एसएसटी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके हर चैप्टर हर क्लास के लिए अवेलेबल है magnetbrains.com पर। प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है magnetbrains.com की, टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट आपको मिलेगी जिसको आप वहां से एक्सेस कर सकते हो और इन्हीं लेक्चर से जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।